हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। माधुरी के डिज़ाइंस के ब्लूप्रिंट में रहस्य तरीके से छुपा हुआ एक घर का आकार मिला था, जिससे मिस्टर शैडो को लगा था कि माधुरी ने अंतरा के लिए बंसल परिवार के घर में कुछ छोड़ा है। इस बात का पता लगाने वह दोनों मुकुंद के पास हॉस्पिटल पहुंचे। अंतरा ने मुकुंद से मिस्टर शैडो की पहचान करवाई। मुकुंद ने जूस लाने का बहाना करके मिस्टर शैडो को बाहर भेज दिया। उसके बाद मुकुंद और अंतरा में पहले मिस्टर शैडो और उसके बाद महेश को लेकर बात चल रही थी। अंतरा ने मुकुंद को बताया कि अब महेश को उसके साथ रिश्ता रखने से फ़ायदा होने वाला है, इसलिए वो अंतरा के पीछे पड़ा हुआ है। यह सब सुनकर मुकुंद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो महेश को कोसने जा रहा था कि उसे अंतरा की आंखों में दर्द दिखा। यह देखकर मुकुंद को बहुत अफसोस हुआ। भले ही अंतरा महेश से नफरत करती थी, मगर इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता था कि महेश और अंतरा का खून का रिश्ता था। मुकुंद को एहसास हुआ कि उसे एक बेटी के सामने उसके पिता के बारे में कुछ भी कहने से पहले सोचना चाहिए था। वैसे तो मुकुंद के अंदर महेश के लिए बहुत गुस्सा भरा हुआ था, मगर खुद पर काबू रखते हुए उसने सिर्फ कहा, अंतरा, महेश अच्छा आदमी नहीं है। कुछ भी हो जाए, महेश से दूर रहना। मुकुंद बार बार अंतरा को यही बताता रहा। उसके बाद फिर से उसकी नज़र अंतरा के पेट पर पड़ी। उसने कहा, अब जब तुमने इस कबीर के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने का फैसला कर ही लिया है, तो शादी करने में देर मत करो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी को तुम्हारी माँ की तरह बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता। यह कहते हुए मुकुंद की आंखों में आंसू भर आए। उसने अंतरा को बेटी की तरह पाला था। हर हाल में वो यही चाहता था कि अंतरा को एक बेहतर ज़िंदगी मिले। अंतरा का भी दिल भर आया। उसने मुकुंद के हाथों को पकड़कर कहा, आपको कबीर से मिलवाने का सिर्फ यह मकसद नहीं था कि आप दोनों की जान पहचान करवाऊं। हम आपको यह भी बताने आए थे कि कुछ ही दिनों में हम शादी कर रहे हैं और आपको खुद शादी में आकर कन्यादान करना है। यह कहते हुए अंतरा ने मुकुंद के आंसू पोंछे। अंतरा की जिंदगी के इतने अहम वक्त पर अगर मुकुंद उसके साथ नहीं रहा तो अंतरा को बहुत अफसोस होगा। मुकुंद ने भी अपनी उंगलियों से अंतरा के आंसू पोंछते हुए कहा, चिंता मत करो बेटा, भले ही मुझे व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़े या छड़ी का, लेकिन मैं तुम्हारी शादी में ज़रूर रहूँगा, क्योंकि मैं खुद भी दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन को उसके दूल्हे के हाथों में सौंपना चाहता हूँ। मुकुंद ने रोते हुए आगे कहा, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम्हें एक खुशहाल ज़िंदगी मिले बेटा। मुकुंद ने यह कहा ही था कि तब तक एक नर्स ट्रे लेकर वार्ड के अंदर आई। उसने कहा, सर आपकी दवाइयाँ लेने का वक्त हो गया है। अंतरा ने अपने आंसू पोंछे और मुकुंद के बेड से दूर हो गई ताकि नर्स अपना काम कर सके। नर्स ने खाली हो रखी सिलाइन बोतल को बदलते हुए अंतरा की तरफ देखकर उसका हाल चाल पूछा और फिर मुकुंद से कहा, सर आप बहुत किस्मत वाले हैं जो आपको ऐसी बेटी मिली है। यहाँ हर पेशेंट के घर का कोई ना कोई मेंबर आता रहता है, लेकिन इन्होंने आपकी जितनी सेवा की है उतना कोई नहीं करता। यह सुनते ही मुकुंद ने अपना सर झुका लिया। अंतरा भी काफ़ी शर्म महसूस करने लगी। उसने नर्स की गलतफहमी दूर करते हुए कहा, आप गलत समझ रही हैं, यह मेरे मामा हैं। नर्स ने चौंक कर कहा, ओह, देखा जाए तो भांजी का मामा के लिए इतना कुछ करना आम बात तो नहीं है, लेकिन आप दोनों को देखकर कोई नहीं कहेगा कि आप लोगों का रिश्ता मामा भांजी का है। आप दोनों तो दिखते भी एक जैसे हो। नर्स अपना काम किए जा रही थी और बोले जा रही थी। उसे जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बातों से माहौल ऑकवर्ड होता जा रहा है। नर्स ने अचानक से कहा, अरे हाँ, अब याद आया कि आपकी एक बेटी भी तो है सर, इसलिए गलती से मैंने इनको ही आपकी बेटी समझ लिया। वैसे आपकी बेटी काफ़ी वक्त से आपसे मिलने नहीं आई, पर आपकी यह भांजी अक्सर आपका हाल चाल पूछने आ जाती है। नर्स ने सोचा कि मुकुंद की बेटी शायद बाहर काम करती होगी, तभी उसकी जगह उसकी भांजी उससे मिलने आती रहती थी।
लेकिन अनजाने में नर्स ने मुकुंद के जले पर नमक छिड़क दिया। अपनी नालायक बेटी के बारे में सोचकर मुकुंद की धड़कनें बढ़ गई। अंतरा ने मुकुंद को संभालते हुए नर्स से कहा, वो क्या है कि मेरी कज़न काफ़ी बिजी रहती है, लेकिन मामा जी की देखभाल के लिए मैं हूं ना। अगर आपको मामा जी से रिलेटेड कुछ भी बताना हो तो मुझे कांटेक्ट करना। अंतरा भी जितनी जल्दी हो सके इस टॉपिक से सबका ध्यान हटाना चाहती थी। उसकी बात सुनकर नर्स को एहसास हुआ कि शायद उसने कुछ ऐसी बात कर दी है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए उसने भी जल्दी से बात को घुमाते हुए कहा, बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब यही था कि ऐसी भांजी मिलना ईश्वर का आशीर्वाद है। बगल के वार्ड में वो जो मिस्टर चोपड़ा है ना, उनके 2 बेटे हैं, लेकिन जब से मिस्टर चोपड़ा यहाँ एडमिट हुए हैं तब से उनका एक भी बेटा उनकी खबर पूछने तक नहीं आया। हॉस्पिटल का सारा पेमेंट भी मिस्टर चोपड़ा अपने जमा किए पैसों से करते हैं। ऐसे बच्चों को जन्म देना भी श्राप से कम नहीं है। अनजाने में नर्स माहौल को संभालने की जगह अपनी बकबक से और ज़्यादा बिगाड़ रही थी। उसने मुंह बनाकर ट्रे उठाई और जाते जाते कहा, ठीक है मैडम, मैं चलती हूँ, आप लोग बातें कीजिए। इतना कहकर नर्स चली गई। अंतरा ने तुरंत मुकुंद की ओर देखा और दिलासा देते हुए कहा, मामा जी, उन तकलीफ देने वाली बातों को और याद मत कीजिए। अब से बस यह याद रखिए कि मैं आपकी इकलौती सगी बेटी हूँ। मैं और कबीर आपका हमेशा ख्याल रखेंगे। यह सुनते ही मुकुंद का ध्यान फिर से मिस्टर शैडो पर लौटा। उसने अंतरा से कहा, मुझे नहीं लगता कि उसके जैसे अमीर आदमी को मेरे जैसे गरीब बूढ़े की कोई पड़ी है। तुमने खुद देखा कि मैंने उसे जूस लाने के लिए भेजा था। उस बात को कितना टाइम हो गया, लेकिन वह अब तक नहीं लौटा है। चलो, अब हम खुद ही चलकर जूस लेकर आते हैं और देखते हैं कि वो कहाँ अटक गया। यह कहते हुए मुकुंद ने अपना हाथ बढ़ाया। अंतरा ने उसे उठने में मदद की। मुकुंद ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, कहीं वो किसी लड़की के साथ नैन मटक्का तो नहीं कर रहा है। अगर मैंने सच में उसे ऐसा करते कुछ पकड़ा तो आज उसकी खैर नहीं। मुकुंद खुलकर इस रिश्ते को ना नहीं कह पा रहा था, क्योंकि वो समझ गया था कि अंतरा का दिल पूरी तरह मिस्टर शैडो पर आ चुका था। मुकुंद भी दिल से अंतरा का साथ देना चाहता था, मगर माधुरी के साथ जो भी हुआ था उससे वो बहुत डरा हुआ था। अंतरा भी समझ गई थी कि मुकुंद अभी तक दिल से मिस्टर शैडो को स्वीकार नहीं कर पाया था। अंतरा ने अपने मामा को सहारा देते हुए उन्हें वार्ड से बाहर निकलने में मदद की। जैसे ही वे दोनों वार्ड के दरवाजे से बाहर आए, उन दोनों ने मिस्टर शैडो को अपने सामने से हवा के झोंके की तरह भागते देखा। उसने एक बच्ची को अपने हाथों में उठा रखा था। भागते भागते ही मिस्टर शैडो ने मुड़कर अंतरा को सॉरी भी कहा। मुकुंद की आंखें यह सब देखकर फटी की फटी रह गई। उसने अंतरा से कहा, देखा, जिसे तुमने अपना जीवन साथी चुना है वो तुम्हारी आंखों के सामने एक छोटी लड़की के साथ वक्त गुजारने के लिए भाग गया। मुकुंद के यह कहते ही उन दोनों की बगल में खड़ी एक नर्स ने जल्दी से कहा, अरे अंकल, आपको गलत फहमी हुई है। उस छोटी लड़की को बेहोशी की हालत में अभी अभी एक एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लाया गया है। ऊपर से आज हमारे हॉस्पिटल की लिफ्ट काम नहीं कर रही। वह तो ये आदमी सही वक्त पर आ गए और उस लड़की को उठाकर सीढ़ियों से ऊपर ले आए। यह सुनकर मुकुंद दंग रह गया। अब सच्चाई सामने आ गई थी, इसलिए वह सिर्फ आहें भर सकता था। अंतरा ने पूछा, मामा, क्या आपको अभी भी जूस पीना है? मुकुंद ने अपना सर ना में हिलाया और अंतरा को उसे वार्ड के अंदर वापस ले जाने को कहा। अंतरा ने उसे अंदर ले जाकर वापस उसके बेड पर लेटा दिया। मुकुंद को कोई जूस नहीं पीना था। दरअसल उसे अंतरा के बॉयफ्रेंड को लेकर चिंता थी। मुकुंद ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। ऊपर से अंतरा बिना शादी के ही प्रेग्नेंट थी। कबीर बड़ा आदमी था। जब अंतरा की रुद्र से शादी हुई थी तब मुकुंद रुद्र को बहुत अच्छा आदमी समझता था और उसकी बहुत इज्जत करता था, लेकिन मुकुंद गलत साबित हुआ था। इस बात के लिए उसे अपराध भाव महसूस हो रहा था। इस वजह से अब वो किसी अमीर आदमी पर आसानी से भरोसा नहीं कर सकता था। मुकुंद की आंखों में अंतरा के लिए बहुत फिक्र थी। उसने कहा, बेटा, तुमने अपने बचपन में ना कभी अपनी तकलीफ़ों के बारे में मुझे कुछ बताया था और ना ही जब तुम रुद्र के साथ थी तब मुझे कुछ बताती थी, लेकिन इस बार
तुम्हें ईमानदारी से मुझे एक बात का जवाब देना पड़ेगा। कहीं मेरी ट्रीटमेंट का खर्च उठाने के लिए मजबूरी में तो तुम इस कबीर से शादी नहीं कर रही हो? अंतरा की आंखें भर आई। वह मुस्कुराई और अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं मामा, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और मामा, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं था, पर आपका इलाज करने के लिए अब्रॉड से जो डॉक्टर्स आए थे उन्हें कबीर ने ही बुलवाया था। यह सुनकर मुकुंद दंग रह गया। उसके बाद मिस्टर शैडो और जिंदल परिवार के बाकी लोगों के बारे में जितनी बातें बताने लायक थी वह सब अंतरा ने मुकुंद को बता दी। आखिरकार अंतरा की बातें सुनकर मुकुंद को तसल्ली मिली और उसने कहा, अब मुझे यकीन हो गया है बेटा कि कबीर तुम्हारे लिए एकदम सही लड़का है। भगवान की कृपा है कि आखिरकार तुम्हें एक अच्छा परिवार मिल गया। अगर तुम्हारी माँ आज जिंदा होती तो कितनी खुश होती। ये सुनकर अंतरा को मामा से मिलने आने का दूसरा मकसद याद आया। उसने टॉपिक बदलते हुए मुकुंद से पूछा, मामा, क्या हमारे घर पर माँ का कोई सामान पड़ा है या फिर कोई ऐसी चीज जो वो इस्तेमाल करती हो, जो आप लोग मुझे बताना भूल गए हो? मुकुंद ने याद करते हुए कहा, कुछ खास नहीं बेटा, बस कुछ कपड़े, कुछ किताबें वगैरह थी। वो सब तो तुमने भी देखा हुआ है। और वैसे भी हमारा घर एक हथेली जितना तो है। तुम खुद उस घर में इतने साल रही हो, तुमने कौन सा कोना नहीं देखा? मुकुंद की बातें सुनकर अंतरा थोड़ा निराश हो गई। उसे लगा कि हो सकता है कि मिस्टर शैडो का अंदाज़ा गलत हो। अंतरा यह सब सोच रही थी, तब मुकुंद को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, वैसे तुम्हारी माँ घर के बेड पर सोती थी। कॉलेज के साथ साथ छोटे मोटे काम करके उसने पैसे कमाए थे और वो बेड खरीदा था। उसे तुम्हारी माँ का सामान कह सकते हैं। ये सुनकर अंतरा को याद आया कि उसके घर में सिर्फ एक ही बेड था। उसके मामा एक सिक्योरिटी गार्ड थे। जब वह रात की ड्यूटी पर होते थे तब वह और गायत्री उसी बेड पर सोते थे। अंतरा को आज पता चला था कि जिस बेड पर वह इतने साल तक सोई थी वो बेड उसकी माँ ने खरीदा था। मुकुंद फिर से उसे वही चीज़ें याद करवा रहा था कि उसकी माँ प्रेग्नेंट होने के बाद महेश से शादी करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन महेश उसे छोड़कर भाग गया था। हालांकि अंतरा का ध्यान मुकुंद की बातों पर नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, बेड। अगर उसकी माँ ने उसके लिए कुछ छोड़ा है तो वह चीज़ जरूर उस बेड में होनी चाहिए। अंतरा यह सब सोच रही थी, तब वार्ड का दरवाज़ा धीरे से खुला और मिस्टर शैडो जूस लेकर अंदर आया। उसने कहा, माफ़ करना, मैं किसी काम में फंस गया था, इसलिए लौटने में देर हो गई। इतना बोलने के बाद मिस्टर शैडो मुकुंद के करीब आया और उसे जूस का ग्लास देते हुए कहा, मामा जी, आपका जूस। मुकुंद ने ग्लास लेकर साइड पर रख दिया और मिस्टर शैडो को ध्यान से देखने लगा। उसे मिस्टर शैडो शांत स्वभाव का लगा। देखने में तो वह ठीक ठाक था, लेकिन उसके चेहरे पर एक छोटा सा निशान था। हालांकि निशान कोई बीमारी नहीं है और यह कोई बड़ी बात भी नहीं थी। सबसे ज़रूरी बात यह थी कि वो अंतरा को खुश रखे। आखिरकार मुकुंद ने मिस्टर शैडो को अपने दामाद के रूप में दिल से अपना लिया। उन लोगों के बीच थोड़ी बहुत बातें हुई और फिर अंतरा और मिस्टर शैडो वहाँ से निकले। अंतरा ने मिस्टर शैडो को अपनी माँ के बेड के बारे में बताया। हॉस्पिटल से वो लोग सीधा बंसल परिवार के घर की तरफ निकले। अंतरा थोड़ी नर्वस थी। मिस्टर शैडो गाड़ी आराम से चला रहा था। लगभग 1 घंटे बाद वो लोग चौल में पहुँचे। मिस्टर शैडो ने अंतरा को गाड़ी से उतरने में मदद की। चारों ओर शोर था। एक बार फिर मिस्टर शैडो और अंतरा उन्हीं गलियों में चल रहे थे। कहीं पर बच्चे खेल रहे थे तो हंसी की आवाज़ें आ रही थी। किसी घर से टीवी सीरियल के डायलॉग सुनाई दे रहे थे। कहीं से खाना पकने की खुशबू आ रही थी तो कहीं पर गटर की बदबू भी आ रही थी। यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग समाज के सबसे निचले पायदान पर थे। उनकी कमाई ज़्यादा नहीं थी और ज़रूरतें भी कम थी। अंतरा ने अपने मुंह और नाक को ढक लिया। मिस्टर शैडो ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। जैसे ही अंतरा का घर नज़दीक आया तभी मिस्टर शैडो ने उससे पूछा, तुम्हारे पास घर की चाबी तो है ना? इसके जवाब में अंतरा ने कहा,
हाँ, घर की चाबी हमेशा मेरे साथ पर्स में रहती है। जैसे ही वो लोग घर के दरवाजे पर पहुंचे तो अंतरा दंग रह गई। उसने देखा कि घर का ताला बदल दिया गया था। अब चाबी होने के बावजूद अंतरा घर के अंदर नहीं जा सकती थी। अंतरा का ध्यान गया कि घर के दरवाजे और खिड़कियों पर पहले की तरह ज़्यादा धूल भी नहीं जमी थी। इसका मतलब कोई यहाँ रह रहा था। अंतरा को समझ नहीं आया कि वो कौन हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जब वह मिस्टर शैडो के साथ यहाँ आई थी तब तो घर बंद पड़ा था। अंतरा ने इन सब ख्यालों को अपने दिमाग से निकाला और आगे जाकर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक लड़के की आवाज़ सुनाई दी। कौन है? यह आवाज़ अंतरा को जानी पहचानी लगी। अंतरा ने हैरानी से पूछा, ध्रुव। अंतरा की आवाज़ सुनकर ध्रुव भी चौंक गया। उसने तुरंत जाकर दरवाज़ा खोला। अंतरा और ध्रुव दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। सबसे पहले अंतरा ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पापा ने तुम्हें भी घर से निकाल दिया क्या? ध्रुव ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, उसने मुझे नहीं निकाला, मैं खुद ही वहाँ से भाग आया। ध्रुव का जवाब मिलने के बाद भी अंतरा की दुविधा दूर नहीं हुई थी। उसने पूछा, लेकिन तुम्हें इस घर के बारे में कैसे पता चला? इसके जवाब में ध्रुव ने बताया, मेरी मॉम और दीदी, सॉरी गायत्री, वो यहाँ रहते हैं, इसलिए मैं भी उनके साथ रहने लग गया। यह सुनकर मिस्टर शैडो और अंतरा बाहर खड़े खड़े ही घर के अंदर झांकने लगे। अंदर गायत्री या लता में से कोई नहीं था। अंतरा ने देखा कि घर में ज़्यादा कुछ बदला नहीं था। वह बेड अभी भी उसी कोने में था जहाँ हमेशा से हुआ करता था। अंतरा ने पूछा, वैसे तुम्हारी माँ और बहन है कहाँ? ध्रुव ने अपने कंधे उछालते हुए जवाब दिया, मुझे क्या पता। मॉम तो रोज़ सुबह जल्दी निकल जाती हैं। वो कहती हैं कि वह मिसेस जिंदल से मिलने जाती हैं। और गायत्री तो अब तक यहीं थी। अभी वह खाना लेने के लिए बाहर गई है। पर दीदी, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी? ये बोलते हुए ध्रुव की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वो अंतरा को बड़े लगाव के साथ देख रहा था। अंतरा बहुत देर तक कुछ बोल नहीं पाई। ध्रुव ने फिर से कहा, दीदी। अंतरा कुछ कहे उसके पहले उन लोगों को घर से थोड़ी दूर से किसी के बहस करने की आवाज़ सुनाई दी और वो लोग उस तरफ मुड़े। एक अधेड़ औरत ने चिल्लाकर कहा, क्या कहा? आज भी पैसे नहीं हैं? मैंने क्या यहाँ समाज सेवा केंद्र खोल रखा है कि तुझे मुफ्त में खाना दूं? अगर आज तूने पूरा हिसाब चुकता नहीं किया तो तेरी खैर नहीं। उसने गायत्री से यह कहा था। गायत्री ने जवाब में कहा, मैंने पैसे दे दिए थे मौसी, आप भूल गई तो मुझे बदनाम करने लगी। यह सुनते ही उस औरत ने गायत्री का मजाक उड़ाते हुए कहा, बदनाम? जिसकी इज्जत होती है उसे बदनाम किया जाता है। तू इस गलत फहमी में मत रहना कि तूने क्या क्या कांड किए हैं, यह हम मोहल्ले वालों को पता नहीं। तुझे तेरी बड़ी बहन ने बहुत मेहनत करके पढ़ाया था, लेकिन तू विदेश जाकर गैर मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। आज सुबह ही मैंने इंटरनेट पर देखा कि तू कितने मर्दों के साथ मुंह काला करवा चुकी है। तू बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। तू और तेरी माँ बंसल परिवार पर कलंक हो कलंक। यह सुनते ही गायत्री ने कहा, ओ मौसी, कलंक किसको बोली? उस औरत ने जवाब दिया, तो और नहीं तो क्या, तेरी माँ ने बेचारे मुकुंद भैया को इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि वो गरीब थे, और फिर पैसों के लिए ना जाने कितने सारे मर्दों के बिस्तर गर्म किए। तुझे और लता को क्या लगता है कि हम लोगों को यह सब नहीं पता? रुक, आज तो तुझे सबक सिखा कर रहूंगी। इतना कहने के बाद उस औरत ने लोगों को इकट्ठा करने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, सुनो सब लोग, तुम लोग यह बंसल परिवार की छोटी लड़की को देखो। एक तो मेरे यहाँ से खाना लेकर जा रही है, ऊपर से पैसे भी नहीं देने। इसने अपनी काली करतूतों से हमारे मोहल्ले की भी बदनामी कर रखी है। क्या रे, तू इतने सारे मर्दों के साथ चक्कर चलाती रहती है, कोई तुझे पैसे नहीं देता क्या? जो औरत सबके सामने गायत्री की इज्जत उतार रही थी वो उसी मोहल्ले में रहने वाली और नाश्ते की दुकान चलाने वाली शांता थी। झगड़ा करने में उससे कोई जीत नहीं सकता था। यह सब देखकर ध्रुव ने शिकायत करते हुए कहा, उफ, यह कितना एम्बैरसिंग है। यह कहने के बाद ध्रुव ने अंतरा और मिस्टर शैडो का हाथ पकड़ा और दोनों को घर के अंदर ले आया। उसके बाद दरवाजे को धड़ाम से बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी।
अंतरा ने पूछा। ध्रुव, क्या तुमने भी गायत्री के बारे में न्यूज़ देखी है? ध्रुव ने बहुत ही लापरवाही से जवाब देते हुए कहा। हाँ देखी, बहुत ही घिनौनी थी। ऐसे काम के लिए उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। यह सुनकर अंतरा को बहुत ऑकवर्ड लगा, क्योंकि वो सारी तस्वीरें बहुत ही अश्लील थी। अंतरा के दिमाग में क्या चल रहा है, यह जानने में मिस्टर शैडो को एक सेकंड नहीं लगा। उसने अंतरा को शांत करते हुए धीमी आवाज़ में कहा, इस उम्र के लड़कों को भी सब पता होता है। ध्रुव बिस्तर के एक किनारे पर जाकर बैठ गया और अपने पैरों को आगे पीछे करने लगा। उसने मिस्टर शैडो को देखकर कहा, आप वही हो ना जो दीदी के ऊपर नज़र रखने के लिए अक्सर हमारे घर के नीचे खड़े रहते थे? मिस्टर शैडो ने अपनी भौहें चढ़ाकर पूछा। तुम मुझे पहचानते हो? जवाब में ध्रुव ने कह दिया, मैं अंधा थोड़ी हूँ। यह कहने के बाद ध्रुव ने कुछ देर दोनों की तरफ देखा और फिर कहा, तो फाइनली तुम दोनों लवर्स हो? मिस्टर शैडो को ध्रुव की बातें सुनकर बड़ा मज़ा आ रहा था। उसने ध्रुव से पूछा, यह फाइनली शब्द से तुम्हारा क्या मतलब है? इसके जवाब में ध्रुव ने बताया, फाइनली इसलिए क्योंकि तुमने बहुत टाइम लगा दिया। अंकल तुम गजब हो। मेरे घर के बाहर तुमको देखकर मैं बोर हो गया था, लेकिन तुम वहाँ पर खड़े खड़े कभी बोर नहीं हुए? ध्रुव की बात सुनते ही मिस्टर शैडो ने पूछा, तुमने अभी मुझे किस नाम से पुकारा? ध्रुव ने बिना डरे जवाब दिया, मैंने तुम्हें अंकल कहा। देखो, तुम्हें देखकर साफ पता चलता है कि तुम 30 साल के आसपास के होगे और मैं सिर्फ 12 साल का हूँ, तो जाहिर है कि मैं तुम्हें अंकल ही कहूँगा। अंतरा को ध्रुव की बातें सुनकर घबराहट होने लगी, लेकिन वो क्या करती। महेश दीक्षित ने ध्रुव को कुछ ज़्यादा ही लाड़ प्यार देकर सिर पर चढ़ा रखा था। बड़ों को सम्मान देना चाहिए, यह बात किसी ने उसे सिखाई ही नहीं थी। हालांकि मिस्टर शैडो ने ध्रुव की बातों को दिल पर नहीं लिया था। उसने ध्रुव से कह दिया, अभी के लिए ठीक है, मगर एक बार तुम्हारी दीदी और मेरा बच्चा हो जाए, उसके बाद तो मुझे अंकल नहीं भैया बुलाओगे? यह सुनकर ध्रुव तुरंत बोल पड़ा, भैया क्यों? एक मिनट, दीदी क्या तुम प्रेग्नेंट हो? अंतरा ने हाँ में सर हिलाया। यह जानकर ध्रुव बहुत ही कंफ्यूज्ड हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। अंतरा और मिस्टर शैडो ध्रुव का रिएक्शन देखकर मुस्कुराने लगे। कुछ पल बाद ध्रुव ने पूछा, तो बच्चा कब पैदा होगा? अंतरा ने बताया, अभी थोड़ा टाइम है, कुछ महीने लगेंगे। अंतरा ने अपनी बात पूरी ही की थी कि तब तक अचानक बाहर की आवाज़ें तेज़ होने लगी। मिस्टर शैडो ने अंतरा को बेड पर बिठाया और फिर ध्रुव से कहा, तुम यहाँ अपनी दीदी का ख्याल रखो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, मामला क्या है? ध्रुव मिस्टर शैडो का हाथ पकड़कर बोला, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है बाहर क्या चल रहा होगा। आसपास वाले लोग गायत्री को पीट रहे हैं। यह सुनकर अंतरा चौंक गई। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, मेरी बहन की खबर ने तहलका मचा रखा है। यह सब उसी का नतीजा है। यहाँ पर लगभग सारे लोग गायत्री से नफरत करते हैं। उन्हें गायत्री पर हाथ साफ करने का बस मौका चाहिए था और आज उन्हें वो मौका मिल गया। अंतरा चौंक कर बोली, इन सब के बावजूद गायत्री इस घर में क्यों रह रही है? ध्रुव ने कंधे उछाल कर कहा, उसके पास कहीं और जाने के लिए जगह भी तो नहीं है ना। मुझे नहीं पता कि पिछले 2 दिन से वो कहाँ थी। जब वापस आई तो उसके बदन पर घाव ही घाव थे। मुझे तो लगता है बाहर भी किसी से मार खाकर आई होगी, इसलिए तो यहाँ आकर छुप गई थी। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? खैर जाने दो, तुम भी अब उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। जैसा उसने तुम्हारे साथ किया है, कर्मों का फल तो मिलना ही है। ध्रुव की बातें सुनकर अंतरा अवाक हो गई। इस बच्चे को कितना कुछ पता था। ध्रुव ने घर की इकलौती खिड़की पर लगे पर्दे को हटाया। खिड़की से बाहर का नज़ारा साफ दिख रहा था। बाहर देखते हुए ध्रुव ने बोला, आज तो गायत्री गई काम से। यहाँ तो उसे कोई भी पसंद नहीं करता, इसलिए अगर वो किसी की मदद मांगेगी तब भी कोई उसकी मदद नहीं करेगा। यह सुनकर अंतरा ध्रुव को देख रही थी। ध्रुव ने तुरंत अंतरा से कह दिया, मुझे तो इसमें बिल्कुल शामिल मत करना। मैं सिर्फ 12 साल का हूँ और मम्मी ने मुझे बोल रखा है कि मुझे सिर्फ खुद का ख्याल रखना है। दूसरों की चिंता करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर अंतरा ने एक आह भरी
उसे ख्याल आया कि कहीं अब लता गायत्री से भी तो पीछा छुड़ाना नहीं चाहती। इसमें कोई दो राय नहीं कि गायत्री के बहुत बुरे दिन आ चुके हैं। तभी अचानक ध्रुव ने अंतरा का हाथ पकड़कर खिड़की के बाहर इशारा किया। अंतरा ने आंखों को सिकोड़कर देखने की कोशिश की। उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। महेश दीक्षित ने शायद कभी नहीं सोचा था कि बंसल परिवार के घर को ढूंढते हुए जब वो यहाँ आएगा तो उसे ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। महेश तो यहाँ लता को ढूंढते हुए आया था ताकि डिवोर्स का मामला जितनी जल्दी हो सके निपट जाए, लेकिन मोहल्ले में पहुंचते ही उसने देखा कि लोग गायत्री को घेर कर खड़े थे। महेश को देखते ही गायत्री लंगड़ाते हुए उसकी तरफ भागी और कहा, पापा पापा मेरी मदद कीजिए प्लीज़। यह सुनते ही शांता मौसी ने ताना कसा, वाह, अब राह चलते आदमी को तू पापा भी बुलाने लगी। हमें बेवकूफ़ समझा है क्या? हमें पता है कि मुकुंद भैया कई दिनों से हॉस्पिटल में भर्ती हैं। गायत्री ने शांता की बात को नज़रअंदाज किया और अपने घाव के दर्द की परवाह किए बगैर महेश के गले लगकर बोली, पापा मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलिए। मेरे पास जाने के लिए और कोई ठिकाना नहीं है और यहाँ रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। गायत्री झूठ नहीं बोल रही थी। मोहल्ले में रहना सच में उसकी जान के लिए खतरा था। यहाँ सब लोग उसे अजीब नज़रों से देखते थे। मोहल्ले वाले उसे डराने और उसका मजाक उड़ाने का एक मौका नहीं छोड़ते थे। देवेंद्र सेठी ने गायत्री को एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया था। उनके बीच यह तय हुआ था कि 7 रात बिताने के बाद देवेंद्र गायत्री को 1 लाख रुपए देगा, लेकिन उसने कुछ नहीं दिया और अब उसने गायत्री का फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया था। इतनी चोट और दर्द झेलने के बाद 1 लाख तो दूर, गायत्री को 1 रुपया भी नहीं मिला था। गायत्री को देखकर महेश को घिन आ रही थी। उसने गायत्री को खुद से दूर हटाते हुए कहा, मिस, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हो। प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। आस पड़ोस के लोग गायत्री की हरकतों को देखकर हंसने लगे। उसमें से एक ने कहा, अरे गायत्री, क्या अब तुम अपने बाप को भी नहीं पहचानती? या फिर विदेश से लौटने के बाद अब तुम्हें एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाले गरीब आदमी को अपना बाप कहने में शर्म आती है? यह सब सुनकर गायत्री को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो सबको जवाब दे। अभी तक देवेंद्र से कोई खबर नहीं मिली थी, इसलिए अब किसी भी हाल में वो महेश को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। वहाँ से निकलने का अब उसका वही एक सहारा था। गायत्री ने महेश के पैर पकड़ लिए और उसे मनाते हुए कहा, ठीक है, मैं आपको पापा नहीं अंकल कहूँगी, पर आप मेरी बात समझिए। अंतरा आपको इसलिए अपना पिता मानने से इनकार कर रही है क्योंकि उसे पता है कि जिंदल फैमिली के सपोर्ट के बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन मैं अंतरा नहीं हूँ। मैं हमेशा आपको अपना पापा मानूंगी और जब मैं कामयाब हो जाऊंगी तब भी आपको अपने साथ रखूंगी और आपको दुनिया की हर खुशी दूंगी। यह मेरा वादा है। महेश को गायत्री से कोई बात नहीं करनी थी क्योंकि वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि कोई यहाँ उसे पहचाने। वो धीरे से झुका और गायत्री के कानों के पास फुसफुसाते हुए कहा, पहले उठो। गायत्री ने उठने की कोशिश की मगर दोबारा बैठ गई। उसने कहा, मैं नहीं उठ पाऊंगी। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं है। गायत्री के चेहरे का रंग उड़ चुका था और उसका पूरा शरीर पतला हो गया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रही थी। महेश ने अचानक अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाई और धीरे से गायत्री को खड़े होने में मदद करते हुए कहा, उठ जाओ बेटा। तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? भले ही तुम मुझे गलती से अपना पिता समझ बैठी हो, लेकिन इंसानियत के नाते मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। पहले मैं तुम्हारे लिए खाने का कुछ इंतज़ाम करता हूँ। यह सुनते ही शांता ने महेश से कहा, भाई साहब, इस लड़की पर ज़्यादा दया खाने की ज़रूरत नहीं है। यह हमारी ही आंखों के सामने इसी मोहल्ले में पली बड़ी है। हमने देखा है कि कैसे यह दूसरों के भोलेपन का फ़ायदा उठाती है। तुम भी इसके झांसे में मत आओ।
महेश ने हालात को संभालते हुए कहा। ठीक है बहन जी, भले ही वो झूठ बोल रही हो, लेकिन मैं एक लड़की को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। इसे आप कुछ खाना दे दीजिए, उसके पैसे मैं दे देता हूँ। इसके जवाब में शांता ने कहा, ऐसे कैसे खाना दे दूँ? इसकी पहले की भी उधारी है, वो पैसे कौन देगा? महेश ने शांता को भरोसा दिया कि वो गायत्री की सारी उधारी चुका देगा। शांता ने गिनती करके महेश को बताया कि गायत्री को उसे 460 रुपये देने हैं। महेश ने अपना वॉलेट निकाला और उसमें से 500 रुपये का एक नोट शांता को देते हुए कहा, आप पूरे 500 रुपये रख लीजिए। गायत्री अचानक चिल्लाकर बोली, ऐसे कैसे रख लेंगी? ओ मौसी, अब आपका उधार चुकता हो गया है, बचे हुए 40 रुपये का बड़ा पाव जल्दी से दो। यह सुनकर आंटी ने भी मुंह बनाते हुए बड़ा पाव पैक किया और गायत्री के हाथ में पकड़ाते हुए बोली, यह ले, मैं तेरी तरह दूसरों का फायदा नहीं उठाती, समझी? और एक बात सुनती जा, अगर तेरे में थोड़ी भी अकल बची है तो अपनी बड़ी बहन और बाप का कर्ज उतारना जरूर, और अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करना छोड़ दे। उस ऊपर वाले की भी आंखें हैं, उससे तू कुछ नहीं छिपा सकती, और उसकी लाठी जब पड़ती है ना तो उसमें आवाज नहीं होती। गायत्री के पास यह सब बातें सुनने का टाइम नहीं था। उसने तो पहले ही पैकेट खोलकर बड़ा पाव खाना शुरू कर दिया था। वो ठूस ठूस कर खा रही थी। उसे सच में बहुत भूख लगी थी। उसके शरीर में 2 दिन से न खाना गया था न पानी की एक बूंद। अब उसे अपनी इमेज से ज़्यादा भूख मिटाने की परवाह थी। गायत्री को अब जाकर पता चला था कि असली भूख किसे कहते हैं। उसने आज तक 5 स्टार होटल में दुनिया भर की चीज़ें खाई थी, लेकिन आज उन सब का स्वाद इस वड़ा पाव के आगे कुछ भी नहीं था। गायत्री को जानवर की तरह खाते देखकर महेश को घिन आने लगी। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए गायत्री से कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, चलो यहाँ से। यह कहते हुए महेश गायत्री को पकड़कर वहाँ से निकला। हालांकि मोहल्ले की आबादी बहुत थी, वो लोग जहाँ भी जाते वहाँ लोग गायत्री की तरफ इशारा करके आपस में बातें करने लगते। आखिर में तंग आकर महेश ने कहा, तुम लोगों के घर पर चलते हैं, लगता है वहीं जाकर बात करनी पड़ेगी। यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं तुमसे बात कर सकूं। गायत्री के मुंह में बड़ा पाव ठूसा हुआ था। वो बोलना चाहती थी मगर बोल नहीं पा रही थी। उसने बहुत मुश्किल से कहा, ध्रुव है वहाँ। यह सुनते ही महेश चौंक गया। क्या मेरा बेटा ऐसी गटर छाप जगह में रह रहा है? महेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कहा, हर रोज ध्रुव के स्कूल से मुझे फोन आता है कि ध्रुव स्कूल नहीं जा रहा है। अब समझ आया उसके पीछे तुम दोनों का हाथ था। तुम लोगों को क्या लगा था कि उसे यूं किडनैप करके मुझे ब्लैकमेल करोगे? यह सुनते ही गायत्री ने ना में अपना सर हिलाया और जोर से नहीं कहा, जिस वजह से उसके गले में एक निवाला अटक गया, जिसकी वजह से वो जोर से खांसने लगी। गायत्री की आवाज़ इतनी तेज थी कि फिर से अगल बगल के लोग रुककर इन दोनों को देखने लगे। महेश किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींचना नहीं चाहता था, इसलिए वो तुरंत गायत्री को खींचकर एक गली में लेकर गया। हालांकि यह गली नहीं बल्कि 2 घरों के बीच एक संकरी जगह थी। महेश अपने हाथों को मोड़कर खड़ा हो गया और गायत्री के नॉर्मल होने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद गायत्री ने मुंह में रखे पाव को निगला। उसकी आंखें पानी से भर गई थी। गायत्री की खांसी रुक ही नहीं रही थी, लेकिन महेश का रवैया उसकी तरफ बहुत ही फीका और ठंडा था। महेश ने गुस्से से कहा, आखिर तुम दोनों करना क्या चाहते थे? ध्रुव तुम्हारा भी भाई है और वो सिर्फ 12 साल का है। उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है और उसे एक अच्छा भविष्य सिर्फ मेरे जैसा एक फेमस गार्डन और आर्किटेक्चर डिज़ाइनर ही दे सकता है। अगर तुम लोगों ने उसकी ज़िंदगी खराब करने की कोशिश की तो याद रखना कि तुम लोगों को मैं बहुत दर्दनाक मौत दूंगा। गायत्री इतनी थक चुकी थी कि वो दीवार का सहारा लेकर बैठ गई और हाँफते हुए कहा, हम उसे साथ लेकर नहीं आए थे, वो अपनी मर्जी से हमारे पीछे आया था। यह सुनकर महेश ने कहा, क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ़ लगता हूँ कि तुम कहोगी और मैं मान लूँगा?
वो दीक्षित हाउस में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, फिर उसे यहाँ इस गंदगी में आकर रहने की क्या जरूरत पड़ गई? खैर मुझे एक बात बताओ, क्या तुम और लता बंसल परिवार के उसी पुराने घर पर रह रहे हो? इसके जवाब में गायत्री ने हाँ में अपना सर हिलाया। महेश ने आगे पूछा, लता अभी घर पर है? यह सुनकर गायत्री बताने लगी, नहीं, वो रोज सुबह घर से जल्दी निकल जाती है और लौटती भी देर रात को है। अंकल, मैं मानती हूँ कि माँ से कुछ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन उसने आपकी इतने सालों तक सेवा भी तो की है। आपको नहीं लगता कि आप उनके साथ कुछ ज़्यादा ही बेरहमी से पेश आ रहे हैं? महेश ने सिगरेट निकाली, चलाई और गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराकर कहा, और मैं क्या कर सकता था? अंतरा को पता चल चुका है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ था, इसलिए अब वो ज़रूर बदला लेगी। और अब तो अंतरा की शादी कबीर जिंदल से हो रही है, इसलिए अब बदला लेना उसके लिए और भी आसान हो गया है। तुम और तुम्हारी माँ का उससे बच पाना मुश्किल ही है, लेकिन मुझे वो कुछ नहीं करेगी। उसकी माँ ने कभी मुझसे सच्चा प्यार किया था। अंतरा में मेरा खून है, इसलिए वो कभी भी मुझे चांद से नहीं मारेगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि तुम माँ बेटी के लिए मैं खुद के फ्यूचर को खतरे में नहीं डाल सकता था। यह सुनकर गायत्री दंग रह गई। उसने कहा, इसलिए आपने हमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए? महेश ने गायत्री का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम किस रिश्ते की बात कर रही हो? मेरा सिर्फ तुम्हारी माँ के साथ रिश्ता रहा है, लेकिन तुम तो महज एक सिक्योरिटी गार्ड की बेटी हो। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए अपनाया था क्योंकि तुम रुद्र आहूजा से शादी करने वाली थी, मगर आज तुम क्या हो? बहुत गंदी रेपुटेशन है तुम्हारी सोसाइटी में। मैं पागल हूँ जो तुम्हारे जैसी औरत के साथ कोई रिश्ता रखूं। यह सुनते ही गायत्री ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, आप तो द फेमस महेश दीक्षित हो, और मुझे तो आजकल पूरी दुनिया एक बाजारू औरत बोल रही है। भला आप मुझे क्यों कोई रिश्ता रखेंगे? यह सुनकर महेश ने पूछा, तुमने न्यूज़ देखी? गायत्री ने अपना सर झुका लिया और आंखें बंद करके कहा, सब उस कबीर जिंदल की वजह से। वह अंतरा को बहुत चाहता है। मुझे खुद उन तस्वीरों को इकट्ठा करने में 2-3 दिन लग गए थे। वहीं कबीर ने बस एक ही रात में ओरिजिनल फोटोज वायरल करवा दी, वह भी सारी की सारी। अंतरा को बचाने के लिए हकीकत में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। यह सुनकर महेश भी हैरान रह गया। हालांकि महेश इस बात को अच्छे से समझता था कि मिस्टर शैडो और अंतरा का रिश्ता जितना गहरा होगा उतना उसे खुद को फायदा होगा। अब तक उसे भी अंतरा के स्वभाव का थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो लग ही चुका था। अंतरा एक बहुत ही भावुक और साफ दिल की इंसान थी। अगर एक बार उसने अंतरा का दिल जीत लिया तो अंतरा हर तरह की नफरत भुलाकर उसे अपना पिता स्वीकार कर लेगी। महेश को अच्छी तरह से पता था कि अब सिर्फ अंतरा के साथ रिश्ता रखने में उसका भला था। अंतरा के लिए मिस्टर शैडो का प्यार महेश के फ्यूचर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला था। और रही बात अंतरा की, तो महेश को पूरा यकीन था कि देर सवेर ही सही अंतरा उसे माफ़ कर देगी। और तो और जिंदल फैमिली के साथ रिश्ता जुड़ने से ध्रुव का फ्यूचर भी सिक्योर्ड हो जाएगा। महेश यह सब सोच रहा था तब गायत्री ने उससे पूछा, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? यह सुनते ही महेश ने गायत्री को साफ मना कर दिया, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है। यह सुनकर गायत्री महेश को घूरने लगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब महेश शांता मौसी को पैसे दे रहा था तब गायत्री ने देखा था कि महेश के वॉलेट में 500 और 2000 के बहुत सारे नोट पड़े हुए थे। इसलिए साफ पता चलता है कि महेश गायत्री को पैसे देना ही नहीं चाहता था। अंतरा को खुश रहने के लिए महेश गायत्री और लता की हालत बदतर करने की हर मुमकिन कोशिश में लगा हुआ था। गायत्री को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह महेश के ऊपर चिल्लाने ही जा रही थी कि तब अचानक उसने किसी को अपने और महेश की तरफ आते देखा। गायत्री चौंक कर बोली, अंतरा, तुम यहाँ क्यों आई हो? अंतरा का शरीर पहले से थोड़ा फूल गया था। प्रेगनेंसी की वजह से उसका रूप भी खिल उठा था, जिससे दिखने में वो और सुंदर लग रही थी। कमज़ोर और थकी हुई गायत्री से अंतरा बिल्कुल अलग दिख रही थी। अंतरा ने गायत्री को जवाब देते हुए कहा,
यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुमने अपना सरनेम बंसल से बदलकर दीक्षित रख लिया था ना, और मिस्टर महेश दीक्षित को अपना पापा बना लिया था। इसका मतलब बंसल परिवार से अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं रहा। तो फिर तुम किस हक से मेरे मामा के घर में रह रही हो? गायत्री समझ गई थी कि यहाँ आने के पीछे अंतरा का इरादा ठीक नहीं था। गायत्री बड़ी मुश्किल से दीवार का सहारा लेकर अंतरा के सामने खड़ी हो पा रही थी। अंतरा ने एक सफ़ेद रंग की बर्बरी ब्रांड की ड्रेस पहन रखी थी, जो कि एकदम लेटेस्ट थी। कुछ दिन पहले जब गायत्री महेश के घर रह रही थी, तब उसने बिल्कुल इसी ड्रेस की तस्वीर एक एडवर्टाइज में देखी थी। गायत्री इस ड्रेस को ऑनलाइन ऑर्डर करने ही वाली थी कि उसे और लता को दीक्षित हाउस से निकाल देने वाला हादसा हो गया, और आज उसके सामने अंतरा वही कपड़े पहने हुए खड़ी थी। गायत्री ने अपने गुस्से को काबू करते हुए अंतरा के पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, खून के रिश्ते मिटाए नहीं मिटते अंतरा। यह मुझे जन्म देने वाले पिता का घर है, तो मेरा यहाँ रहने का पूरा हक बनता है। यह सुनकर अंतरा अचानक मुस्कुराने लगी और महेश की तरफ देखकर उसने कहा, मिस्टर दीक्षित, सुना आपने? गायत्री ने मेरे मामा को अपना पिता कहा। मतलब उसने आपको कभी अपना पिता माना ही नहीं था। क्या अब भी आप इसकी मदद? महेश को अपना बचाव करना अच्छी तरह आता था। इससे पहले कि अंतरा अपनी बात खत्म करती, महेश ने तुरंत कहा, अंतरा, तुम इकलौती मेरी बेटी हो। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करूंगा और किसी की नहीं। अंतरा ने गौर से महेश को देखा और कहा, मुझे तुम्हारी सोच की दाद देनी पड़ेगी। क्या कैलकुलेशन है तुम्हारा? तुम्हें अच्छे से पता था कि मैं आज यहाँ आने वाली हूँ, इसलिए तुम भी यहाँ चले आए। यह सुनकर महेश ने सफाई देते हुए कहा, ऐसा नहीं है बेटा, मैं तो यहाँ लता को। महेश अपनी बात पूरी करे उसके पहले अंतरा ने उसकी बात काटते हुए कहा, ओह, तो यह बात है। मेरी माँ ने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी, लेकिन तुमने उसकी पीठ पीछे लता के साथ चक्कर चलाकर उससे शादी कर ली। लता के साथ इतने सालों तक साथ रहने के बाद मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में तुमने लता को घर से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन उससे दूर रहना तुम्हारे बस में नहीं है। तुम अभी भी लता से प्यार करते हो, इसलिए उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए, है ना? महेश ने अंतरा को समझाते हुए कहा, नहीं अंतरा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो डिवोर्स। अंतरा ने हाथ उठाकर महेश को आगे बोलने से रोक दिया और कहा, तुम्हें कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुमसे कोई जवाब नहीं चाहिए। तुम लता के साथ रहो, डिवोर्स दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। महेश ने विनती करते हुए कहा, अंतरा, तुम मेरी बात तो सुनो। मैं कब से तुम्हें यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी डिवोर्स एग्रीमेंट बना लिया है। मैं यहाँ सिर्फ लता के साइन लेने आया था ताकि डिवोर्स जल्दी से निपट जाए। मैं सोच रहा था कि डिवोर्स के बाद में हम माधुरी के लिए एक पूजा रख लेते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? अंतरा ने तुरंत कह दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ यह बताने आई थी कि तुम लोगों में से किसी को मेरे मामा के घर में आने की परमिशन नहीं है, खासकर तुम गायत्री। अगर आज के बाद तुमने या तुम्हारी माँ ने उस घर में कदम भी रखा तो मैं तुम दोनों को जेल भिजवा दूंगी। यह सुनते ही गायत्री ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारी शादी जिंदल परिवार में हो रही है तो ज़्यादा उड़ो मत। हम लोगों ने कोई कानून नहीं तोड़ा है, इसलिए भूल कर भी यह मत सोचना कि तुम अपनी मनमानी कर सकती हो। अंतरा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें यह सुनकर बुरा तो लगेगा, लेकिन जब मेरी कबीर से शादी हो जाएगी तब सच में मैं अपनी मनमानी करूंगी। तुम चाहो तो आजमा कर देख सकती हो। यह कहने के बाद अंतरा ने महेश की तरफ देखा, जो बहुत देर से चुपचाप खड़ा था। उसने महेश से पूछा, मैं सही कह रही हूँ ना मिस्टर दीक्षित? महेश ने हंसकर जवाब दिया, बेशक अंतरा, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। अंतरा ने महेश से कहा, जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। एक तो तुमने मामा से उनकी पत्नी को छीन लिया, उसके बाद भी उनके घर पर आने की हिम्मत रखते हो। इसके जवाब में महेश ने कहा, मैं मजबूर था इसलिए यहाँ तक आना पड़ा। मुझे लता से डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवाना है। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं वहाँ आऊँ तो मैं लता को फ़ोन करके यहीं कहीं बाहर मिलने के लिए कहता हूँ। अंतरा, मुझे तुमसे एक और बात करनी थी।
ध्रुव की कस्टडी मैं लेना चाहता हूँ। वो तुम्हारा भी भाई है, उसकी चाहे माँ कैसी भी हो, लेकिन तुम ध्रुव के साथ कोई बैर मत रखना। अंतरा को अब और कुछ नहीं सुनना था। उसने बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ उंगली करके महेश से कहा, ज़्यादा बकवास मत करो और जल्दी से निकलो यहाँ से। महेश ने बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर अंतरा ने उसे टोकते हुए कहा, मुझे दोबारा कहने के लिए मजबूर मत करो। अंतरा के यह कहने के बाद भी महेश बहुत देर तक झिझकता रहा कि उसे रुकना चाहिए या निकल जाना चाहिए, लेकिन अंतरा के मूड को देखने के बाद आखिर उसने लौट जाना ही सही समझा। उसने उदास होते हुए कहा, ठीक है अंतरा, मैं जाता हूँ। मुझे समझ आ रहा है कि अभी तक तुमने मुझे माफ़ नहीं किया है, लेकिन कुछ भी हो जाए हम दोनों का रिश्ता बाप बेटी का ही रहेगा। अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर महेश वहाँ से चला गया। गायत्री भी वहाँ से निकलने जा रही थी, तब अंतरा ने उसे रोक लिया और फिर धीरे से चलकर गायत्री की तरफ बढ़ी। सीमेंट के फ्लोर पर अंतरा के चलने की टक टक की आवाज़ हो रही थी। गायत्री के पास आकर अंतरा ने कहा, हम दोनों के बीच का हिसाब अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तुमने मुझे और मामा को बहुत तकलीफ़ें दी हैं। जब तक मैं सूद समेत सब कुछ वसूल ना कर लूँ, तुम कहीं भागने का सोचना भी मत। यह बोलकर अंतरा बिना गायत्री के जवाब का इंतज़ार किए मुड़ी और वहाँ से निकल गई। घर के नज़दीक पहुँचते ही वहाँ अंतरा ने थोड़ी भीड़ देखी। उसमें से काफ़ी सारे चेहरे जाने पहचाने से थे। अंतरा कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अरे अंतरा, तू भी वापस आ गई। अंतरा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं शांता मौसी, घर देखे बहुत दिन हो गए थे, इसलिए ऐसे ही आई हूँ। शांता ने खुश होते हुए कहा, तुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। कुछ दिनों से गायत्री और लता यहाँ रहने आई हैं। गायत्री मेरी दुकान से खाना नाश्ता वगैरह लेकर जाती थी, लेकिन पैसे नहीं दे रही थी। आज तो उसके होश ठिकाने लगा दिए। वैसे तूने गायत्री की वो खबर देखी? तो उससे दूरी बनाए रखना। शांता की आवाज़ इतनी तेज थी कि अगल बगल के काफ़ी लोग भी उसे सुन रहे थे। उनमें से कुछ आगे आकर अंतरा का हाल चाल पूछने लगे। अंतरा ने इस जगह को आज से 5 साल पहले छोड़ दिया था। सबने बहुत उत्सुकता के साथ अंतरा की खैर खबर ली। अंतरा ने भी बहुत इत्मीनान से एक एक करके सबके सवालों के जवाब दिए। अंतरा सबसे बातें कर रही थी, तब मिस्टर शैडो उसके पास आकर खड़ा हो गया। शांता मौसी ने जब अंतरा को किसी मर्द के इतने करीब देखा तो वो थोड़ी चौंक कर बोली, अंतरा, तू इस आदमी को जानती है? अभी अभी हमने इसे तेरे घर का सामान बाहर फेंकते हुए देखा था। हम इससे सवाल करने ही वाले थे कि अंतरा शांता की बात खत्म होने से पहले ही मुस्कुराकर बोली, यह मेरे होने वाले पति हैं। हम लोग घर की साफ सफाई करने ही आए थे। मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा, मैंने लता और गायत्री का जो भी थोड़ा बहुत सामान था वो बाहर फेंक दिया है। यह सुनकर सबको बहुत राहत मिली। लता और गायत्री यहाँ रह रहे थे, यह बात मोहल्ले में से किसी को पसंद नहीं थी। हालांकि कोई खुलकर कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन सब लोग लता और गायत्री को मन ही मन गालियाँ ज़रूर दे रहे थे। शांता ने अंतरा से कहा, जब मैंने लता और गायत्री को यहाँ देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। किस मुंह से वो लोग यहाँ रहने आए थे? तू कुछ भी कर अंतरा, बस इन दोनों को यहाँ से कहीं और भेज दे। और तू घर की बिल्कुल फिक्र मत कर, हम हैं ना यहाँ, हम तेरे घर की निगरानी करेंगे। बस तू कुछ ऐसा कर कि यह दोनों दोबारा कभी हमारे मोहल्ले में कदम ना रख पाए। शांता की बात सुनकर बाकी पड़ोसी भी हामी भरने लगे। अचानक अंतरा को कुछ याद आया और उसने मिस्टर शैडो से पूछा, जब आपने लता और गायत्री का सामान बाहर फेंका तब ध्रुव ने कुछ नहीं बोला? इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने बताया, वो बच्चा दिल का बुरा नहीं है, उसने चीज़ों को बहुत कैजुअली लिया। यहाँ तक कि वो भी सामान घर से बाहर फेंकने में मेरी मदद कर रहा था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वह काफ़ी वक्त से अपनी माँ और गायत्री पर गुस्सा था। वो यहाँ उनके पीछे सिर्फ इसलिए आया ताकि उन दोनों के बारे में तुम्हें बता सके। यह सुनकर अंतरा हैरान रह गई। उसने पूछा, क्या सच में ध्रुव ने ऐसा कहा? मिस्टर शैडो ने हाँ में जवाब दिया। उन दोनों की बातें चल रही थी, तब तक वहाँ पर डेविड आया। मिस्टर शैडो ने ऑर्डर दिया,
डेविड, लता और गायत्री दोबारा इस घर में कदम नहीं रखने चाहिए। घर पर निगरानी के लिए गार्ड्स रखो, और अगर वो ज़बरदस्ती करे तो तुम्हें पता ही है तुम्हें क्या करना है। यह सुनकर डेविड ने अपना सर हाँ में हिलाया। वो अपने साथ अपने आदमी भी लाया था। डेविड ने उन लोगों को समझा दिया कि क्या करना है। वो लोग लता और गायत्री के फेंके हुए सामान को बीएमसी की डस्टबिन में फेंकने लगे। तभी वहाँ गायत्री आ गई। उसने जब यह सब देखा तो चौंक गई। उसने डेविड के लोगों में से एक को पकड़कर गुस्से से पूछा, कौन हो तुम लोग? हमारा सामान क्यों फेंक रहे हो? उस गार्ड ने जवाब दिया, हमें जो काम करने के लिए बोला जाता है वो हम करते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो जाकर हमारी मैडम से बात करो। इतना कहकर वो फिर से अपने काम में लग गया। सारा सामान कचरे में फेंकने के बाद उसने अपने पॉकेट से हैंड सैनिटाइज़र की छोटी बोतल निकाली और अपने हाथ साफ किए, जैसे कि अभी अभी उसने किसी गंदी चीज़ को छू लिया हो। गायत्री ने कहा, तुम लोग जिंदल ग्रुप से हो? तुम्हें अंतरा ने यह सब करने के लिए बोला है ना? उस आदमी ने जवाब में कहा, हम आर्य कॉरपोरेशन के लिए काम करते हैं। मैं किसी जिंदल ग्रुप को नहीं जानता। यह बोलने के बाद वो आदमी गायत्री से दूर हो गया। गायत्री आजकल इंटरनेट की हेडलाइंस में जो थी, उस आदमी ने शायद गायत्री को पहचान लिया था। इतने सारे मर्दों के साथ उसने अश्लील फ़ोटोज़ खिंचवाए थे और इंटरनेट पर वो फ़ोटोज़ वायरल भी कर दी। उसने सोचा कि ऐसी औरतों का अंत शायद इसी तरह बहुत दर्दनाक होता होगा। उस आदमी को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके बॉस की पत्नी से इस औरत की क्या दुश्मनी थी। उसने उन सब ख्यालों को दिमाग से निकाला और ज़मीन पर थूकते हुए वहाँ से चला गया। आर्य कॉरपोरेशन का नाम सुनकर गायत्री अब भी सदमे में थी। इस कंपनी का नाम उसने सुना था। बहुत पहले एक बार रुद्र ने इसी कंपनी का जिक्र करते हुए कहा था कि कश्यप कॉरपोरेशन का पूरा बिजनेस इसी आर्य कॉरपोरेशन पर डिपेंडेंट है, जो कि एक रहस्यमयी कंपनी है। क्या इसका मतलब यह है कि कबीर जिंदल ही इस कंपनी का मालिक है? अगर ऐसा है तो फिर रुद्र की कंपनी की बर्बादी के पीछे कबीर का ही हाथ है। मतलब कबीर काफ़ी लंबे वक्त से यह सब प्लान कर रहा होगा। यह सब सोच सोच कर गायत्री काँप उठी। दूसरी तरफ महेश रुद्र को खींचकर अपने साथ ले जा रहा था। उसने एक हाथ से ध्रुव को मुंह दबाया हुआ था। वह लगभग घसीटते हुए ध्रुव को ले जा रहा था। रुद्र अपने टीन एज में था और वो काफ़ी तंदुरुस्त भी था। अपने आप को छुड़वाने की पूरी कोशिश करते हुए उसने कहा, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता। मैं उस घर में वापस जाना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ अंतरा दीदी के साथ रहना चाहता हूँ। आपके घर में कोई भी इंसान नॉर्मल नहीं है और मैं आप लोगों के साथ रहकर मेंटल नहीं होना चाहता। महेश धीमी आवाज़ में ध्रुव को डांटते हुए कहता है, ध्रुव बकवास मत करो। तुम मेरा अपना खून हो। मैं जो भी करूँगा तुम्हारे अच्छे के लिए ही करूँगा। तुम्हारी बहन अभी बहुत गुस्से में है, उसे अभी परेशान मत करो। एक बार हम बाप बेटी का रिश्ता मजबूत बन जाए, फिर तुम्हें किसी भी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी। ध्रुव ने कहा, मैंने आपकी और मोम की बातें सुनी थी। आप दोनों ने मिलकर अंतरा दीदी की मोम का खून किया है। आप दोनों मर्डरर्स हो और एक मर्डरर मेरा बाप नहीं हो सकता। यह महेश किसी भी हालत में ध्रुव को अपने साथ लेकर जाना चाहता था। तब दूसरी तरफ डेविड अंतरा और मिस्टर शैडो को रिपोर्ट कर रहा था कि उन लोगों ने गायत्री और लता के सामान घर के सामने से हटवा दिए हैं। उसके बाद ही मिस्टर शैडो और अंतरा वापस बंसल हाउस लौटे। बेड से गद्दे को हटा दिया गया था। जब यह बेड बना था तब बिल्कुल नया था, मगर अब उसकी लकड़ियां भी सड़ चुकी थी। बेड का स्टोरेज खोला गया और उसमें जो थोड़ा बहुत सामान था वो सब निकाला गया। उसमें अंतरा की माँ की कोई चीज़ नहीं मिली। यह सब देखकर अंतरा ने उदास होकर कहा, माँ ने मेरे लिए जो कुछ भी छोड़ा होगा शायद अब हमें कभी नहीं मिलेगा। मिस्टर शैडो को एक ख्याल आया और उसने डेविड के आदमियों को बोलकर बेड को उल्टा करवाया। उसके साथ ही एक दरार में एक पीले रंग का फोल्ड किया हुआ कागज़ फंसा हुआ था। मिस्टर शैडो ने उसे धीरे से निकाल लिया। कागज़ के किनारों से रोएं निकल रहे थे। वो बहुत पुराना लग रहा था। अंतरा भी मिस्टर शैडो के हाथों में वो पीला कागज़ देखकर हैरान थी। मिस्टर शैडो ने वो कागज़ अंतरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम अपने हाथों से इसे खोलो। अंतरा बहुत घबराई हुई थी। उसने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरे हाथ कांप रहे हैं।
मुझे डर है कि यह फट जाएगा। आप ही इसे खोलिए। मिस्टर सैडो ने एक हाथ से अंतरा को पकड़ लिया और अपनी बाहों में लेते हुए कहा, कुछ नहीं होगा अंतरा, घबराने की कोई बात नहीं है। यह कहने के बाद मिस्टर सैडो ने सावधानी से कागज़ को खोलना शुरू किया। बहुत पुराना होने की वजह से इसकी हालत इतनी बुरी थी कि थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो कागज़ फट जाता। जैसे जैसे मिस्टर सैडो उस पेपर को खोलता गया, अंतरा की धड़कनें तेज़ होती गईं। कागज़ पूरा खुलते ही उसमें एक डिज़ाइन दिखा। सही मायने में कहें तो यह वाला डिज़ाइन ज़्यादा डिटेल था। इसे देखने के बाद कहा जा सकता था कि जिस डिज़ाइन को लता और महेश ने चुराया था वो बहुत ही कच्चा था, या फिर यह कहना सही होगा कि वो डिज़ाइन का फर्स्ट ड्राफ्ट था। लेकिन इस डिज़ाइन में हर एक चीज़ पहले ड्राफ्ट के मुकाबले बहुत डिटेल में थी। जितना भी डाटा था उनको और बारीकी से कैलकुलेट किया गया था। अंतरा तो अभी गार्डन और आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग सीख रही थी, इसलिए वो सिर्फ डिज़ाइनिंग का बेसिक ही जानती थी, मगर मिस्टर शैडो इसमें एक्सपर्ट था। वो बस एक झलक देखकर इस डिज़ाइन को पूरा समझ गया और उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, माइंड ब्लोइंग। इन्हीं दो शब्दों में उसने पूरे डिज़ाइन का सार बता दिया। अंतरा ने हाथ बढ़ाकर उस डिज़ाइन को छुआ। ब्लूप्रिंट के ठीक नीचे दाएं कोने में छोटे छोटे अक्षरों में माधुरी का नाम और क्वालिफ़िकेशन लिखा हुआ था। यह सब माधुरी ने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ था। मिस्टर शैडो ने कहा, अंतरा, क्या तुम महेश की इज्जत को पूरी तरह मिट्टी में मिलाना चाहती हो? अंतरा का ध्यान अब भी डिज़ाइन पर था। उसने दृढ़ता से हाँ कहा। मिस्टर शैडो ने उस पेपर को फिर से सावधानी के साथ मोड़ा और अपनी जेब में रखते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दूसरी तरफ डेविड के लोग और पड़ोसी गायत्री को दोबारा बंसल हाउस में तो क्या, उस गली में ही घुसने नहीं दे रहे थे। गायत्री गुस्से से सब पर चिल्ला रही थी, यह हमारे घर पर गैर कानूनी कब्जा है। मुझे भी कानून पता है। मैं बंसल परिवार की इकलौती बेटी और कानूनी वारिस हूँ। आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। गायत्री को गुस्से में देखकर मोहल्ले वाले लोगों को और मज़ा आ रहा था। तभी शांता ने आकर गायत्री पर एक बाल्टी से पानी उड़ेल दिया। अचानक अपने ऊपर पानी गिरने से गायत्री चौंक गई और शांता को आंखें फाड़कर गुस्से से देखने लगी। शांता ने कहा, अरे रे रे, तू तो पूरी की पूरी गीली हो गई। पर घबरा मत, यह पानी जहरीला नहीं है, इसलिए तुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, थोड़ी बदबू ज़रूर आएगी तेरे बदन से। अचानक चारों तरफ एक बहुत गंदी बदबू फैल गई। सबने अपने नाक और मुंह हाथों से ढक लिए और 5-5 कदम गायत्री से दूर चले गए। गायत्री को इतना गुस्सा आया कि उसका बदन कांपने लगा। उसने दांतों को भींचकर पूछा, यह क्या डाल दिया मेरे ऊपर? इसके जवाब में शांता ने बताया, अरे मैंने बताया ना कि फिक्र की कोई बात नहीं है। तुझे तो पता है यहाँ पर गटर का कितना प्रॉब्लम है। वह संडास का पाइप जाम हो गया था तो गटर का पानी बाहर निकल आया था, बस वही फेंक रही थी। तब तू सामने आ गई और तेरे ऊपर वो पानी गिर गया। यह सुनते ही गायत्री आग बबूला हो गई। तू 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 ते लेकिन इससे ज़्यादा कुछ करने या बोलने की गायत्री में हिम्मत नहीं थी। शांता ने गायत्री से कह दिया, मेरे हिसाब से तुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अकेले मेरे घर का गटर का पाइप जाम नहीं होता। यह सुनकर गायत्री ने जल्दी से अपने आसपास देखा। वहाँ खड़े सब लोग उसे घूर रहे थे। एक दो के हाथ में बाल्टी भी थी। गायत्री खुद को और रोक नहीं पाई और चिल्लाकर पूछने लगी, तुम सब अंतरा की तरफ क्यों हो? क्यों क्यों क्यों? आखिर उसने तुम सबको वश में करने के लिए कौन सा मंत्र फूंका है? यह सुनकर शांता ने जवाब दिया, उसने कुछ नहीं किया, किया तूने है। हम सभी ने देखा है कि अंतरा ने तेरे लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, लेकिन तू एहसान फरामोश निकली। तू ये मत समझ कि हम अंधे हैं। हमने तेरी शर्मनाक हरकतों को भी देखा है और अंतरा की दरियादिली को भी। यह सब चल ही रहा था, तब एक औरत की आवाज़ सुनाई दी, क्या हो रहा है यहाँ? शांता ने उस आवाज़ की तरफ मुड़कर देखा तो वहाँ लता खड़ी थी। शांता ने लता का मजाक उड़ाते हुए कहा, लो बस इसकी कमी थी। देखो रे सब, आ गई हमारी पैसों वाली मैडम। तूने तो हमारी गरीबी की बस्ती बहुत पहले छोड़ दी थी ना, तो अब वापस यहाँ रहने आने से तेरी इज्जत कम नहीं हुई। यह सब सुनकर लता को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोली।
उसने आगे बढ़कर गायत्री को खड़े होने में मदद की और धीमी आवाज में डांटा, तुझे कौन सी भाषा में समझाऊं गायत्री? मैं कुछ देर के लिए ही बाहर गई और तुमने फिर से यहाँ बखेड़ा खड़ा कर दिया। यह सुनकर गायत्री को काफी अपमानित महसूस हुआ। उसने बेबस होकर कहा, मेरे अंदर कुछ करने की ताकत ही कहाँ बची है माँ? मैं खुद चलती फिरती लाश बन गई हूँ। ऊपर से यह सब भी अंतरा के लिए बोल रहे हैं और मुझे धमका रहे हैं। लता गायत्री से काफ़ी चालाक थी। उसने गायत्री को चुप रहने के लिए कहा। लता समझ गई कि यहाँ इतने लोग इकट्ठे हुए हैं और सब मिलकर गायत्री का मजाक उड़ा रहे थे, उसे धमकी दे रहे थे। इसका मतलब मोहल्ले वालों के इरादे ठीक नहीं थे। लता को यह भी पता था कि वो दोनों मिलकर भी इतने सारे लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए उसने समझदारी दिखाते हुए कहा, अभी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पहले घर चलो। यह सुनते ही गायत्री ने लता को बताया, माँ अब तो हम घर भी वापस नहीं जा सकते। अंतरा अपने उस अमीरजादे बॉयफ्रेंड को लेकर वहाँ आई थी। दोनों ने मिलकर हमारा सारा सामान घर से बाहर फेंकवा दिया और ऊपर से घर के बाहर अपने आदमी छोड़ रखे हैं ताकि हम घर में कदम भी ना रख सकें। वह लोग हमें हमारे ही घर से निकाल रहे हैं। लता ने ठंडी आह भरते हुए कहा, मतलब अब हमें रहने के लिए कोई नई जगह ढूंढनी पड़ेगी। चलो फिर निकलते हैं। ध्रुव कहाँ है? गायत्री ने जवाब दिया, पता नहीं। जब मैं घर से निकली थी तब वो घर पर सो रहा था। और हाँ, थोड़ी देर पहले महेश आया था। मुझे लगता है शायद वो उसे अपने साथ ले गया होगा। यह सुनकर लता ने गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा हुआ वो ध्रुव को साथ ले गया। अब मुझे उसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। चलो यहाँ से। तभी शांता ने उन लोगों को रोकते हुए, एक मिनट। यह सुनते ही लता और गायत्री के कदम रुक गए। शांता उन दोनों के नज़दीक गई और चेतावनी दी, तुम दोनों कान खोलकर मेरी बात सुन लो। जितना हो सके यहाँ से दूर निकल जाओ और ज़िंदगी में कभी हमारे मोहल्ले में कदम भी मत रखना, समझ गई? यह सुनकर गायत्री शांता को मुंह तोड़ जवाब देना चाहती थी, मगर लता ने उसका हाथ पकड़कर चुप रहने का इशारा किया और शांता को जवाब देते हुए कहा, मैं समझ गई। शांता ने कहा, चल अब दफ़ा हो यहाँ से।